ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे एमसीक्यू देख रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से, एक पदार्थ का प्रतिरोध हमेशा घटता है यदि तापमान घट जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। तो पदार्थ का जो प्रतिरोध है तापमान पे तो निर्भर करता ही है, ठीक है, लेकिन हमेशा घटेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पदार्थ का तापमान घटने से प्रतिरोध घटेगा हमेशा जरूरी नहीं है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ के तापमान पर निर्भर तो करता है लेकिन हमेशा घटेगा वो जरूरी नहीं है, तापमान बढ़ने से हमेशा घटेगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन किस पे एकदम निर्भर करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने कल बताया था कि यदि किसी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पदार्थ का प्रतिरोध हमेशा घटेगा कब, जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक रियोस्टेट विभव मापी से भिन्न होता है। तो जो विभव मापी है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रियोस्टेट जो होता है, रियोस्टेट जो होता है ये क्या होता है, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर भी क्या होता है, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है। तो पोटेंशियोमीटर में भी क्या करते हैं हम, मैग्नीन के एक वायर का प्रयोग करते हैं जो 1 मीटर या 1.5 मीटर लंबा हो सकता है। ठीक, और इस वायर को हम यहाँ पे क्या देते हैं, इस प्रकार से विभवांतर दे देते हैं, और यहां पर इस प्रकार से एक स्लाइडर होता है, यहाँ पे स्लाइडिंग स्विच, इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो इसको विभव मापी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसमें क्या अंतर यहाँ पे होता है, तो एक रियोस्टेट और विभव मापी में क्या अंतर होता है, तो बोल रहा है कि निम्न वॉट क्षमता दर की इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे कम होती है रियोस्टेट की। दूसरा बोल रहा है कि रियोस्टेट की पावर रेटिंग क्या होती है, अधिक होती है। तो जो रियोस्टेट होता है, ये रियोस्टेट, इसकी पावर रेटिंग क्या होती है, विभव मापी की तुलना में अधिक होती है। विभव मापी जो है इसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, तो हाँ, अज्ञात वोल्टेज जो होती है उसके मान को ज्ञात करने के लिए करते हैं, या फिर जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसके मान को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, या फिर जो अमीटर है, वोल्ट मीटर है, उन सभी के अंशांकन के लिए यानी कि उसके कैलिब्रेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो पावर रेटिंग है वो ज्यादा नहीं होती है, इसकी तुलना में किसकी पावर रेटिंग ज्यादा होती है, रियोस्टेट की पावर रेटिंग ज्यादा होती है। उसके बाद में देखिए, एक खुला प्रतिरोधक, जैसे कि ये प्रतिरोधक है, अब ये खुल गया है तो इसको क्या बोलोगे, खुला प्रतिरोधक, है ना। तो ओम मीटर का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए। तो यदि हम यहाँ पे एक ओम मीटर लगा दें और इसके प्रतिरोध को मापें तो खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, तो ओम मीटर कितना दर्शाएगा, अनंत ओम दर्शाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनंत ओम आ जाएगा। एक चालक से 60 सेकंड में 20 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो Q क्या है, आवेश है, तो कितने आवेश हैं, 120 कूलम्ब के, कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसकी धारा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगी। ठीक, इसको देखिए, करंट ऑलवेज फ्लो इन डायरेक्शन, धारा हमेशा प्रवाहित होती है। तो कल ही पढ़े थे इसको कि यदि किसी परिपथ को हम यहाँ पे विभवांतर देंगे
तो इलेक्ट्रॉन कहां से प्रवाहित होते हैं? ऋणात्मक सिरे से। और धारा की दिशा कैसे मानी जाती है? तो यहां पे धारा हमेशा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के समान, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो कैसे प्रवाहित होती है? वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक, अब यहां पे देखिए एक विद्युत बल्ब है ये, जब उस पर 240 वोल्ट रहता है, तो बल्ब पे 240 वोल्ट रहता है, तो वो 300 मिली एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। तो इसका प्रतिरोध आपको निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है? वोल्टेज बटा करंट। तो वोल्टेज क्या दी हुई है यहाँ पे? 240, और करंट कितनी दी हुई है? 300 मिली, है ना, एम्पियर में रखना है आपको। तो 300 मिली एम्पियर को क्या लिखोगे आप? 300 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस 3। अब इसको यहां पे हल करोगे तो 2 जीरो को ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 की घात माइनस 3 है और ये 2 जीरो है, तो 10 की घात माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, यानी 10 ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 240 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा। 2 जीरो इसने कैंसिल कर दिए, बटा 3। तो 3 से इसको भाग दोगे, 3 अट्ठे 24, 3 शून्य शून्य, तो कितना होगा? 800। तो 800 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। वन ओम प्रतिरोध वाले स्रोत से यदि 100 ओम भार को ऊर्जा सप्लाई की जाती है तो स्रोत होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले स्रोत से, तो कोई ऐसा वोल्टेज स्रोत है ये, और यहां पे भार है ये 100 ओम का, ये है 1 ओम। ठीक है, ये वोल्टेज स्रोत है। तो यदि बोल रहा है 1 ओम प्रतिरोध वाले स्रोत से 100 ओम के भार को यदि सप्लाई दी जा रही है, तो ये स्रोत कैसा स्रोत होगा? ठीक है, ये धारा स्रोत हो सकता है क्या? धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, धारा स्रोत नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो लोड के प्रतिरोध से ये क्या है? बहुत कम है, तो इसलिए क्या होगा? ये वोल्टेज स्रोत होगा। ठीक है, दोनों तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो कौन सा स्रोत मानेंगे? उसको वोल्टेज स्रोत मानेंगे। सुबह ही पढ़े हो ना आज कि वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। आदर्श स्थिति में कितना होता है? 0 होता है। ठीक, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। आदर्श स्थिति में कितना होता है? अनंत, है ना। तो यदि यहां पे दिया होता उच्च प्रतिरोध और यहां पे दिया होता निम्न प्रतिरोध, तो हम क्या बोल सकते थे? कि वो धारा स्रोत है। तो यदि बोलता कि जो स्रोत है इसका प्रतिरोध, है ना, यदि बोलता कि कोई यहाँ पे ऐसा स्रोत है और स्रोत का जो प्रतिरोध है वो कितना है? यहाँ पे 100 किलो ओम है, और जो भार है, ठीक है, भार है वो यहाँ पे 1 ओम है। तो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध यदि उच्च है तो कौन सा स्रोत होगा? ये धारा स्रोत होगा। ठीक है, कौन सा कण, कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है? विद्युत वाहक यानी विद्युत को प्रवाहित करता है। ठीक है, विच पार्टिकल एक्ट एज अ करंट कैरियर इन अ मेटालिक कंडक्टर। तो धातुओं में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? यहाँ पे ये कार्य करता है। तो मैंने बताया था कि धातुओं में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, जो विद्युत अपघट्य होते हैं उसमें किसके द्वारा होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा होता है। ठीक, अर्धचालक में किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा होता है ना। अर्धचालक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल। गैस में किसके द्वारा धारा का प्रवाह होता है? तो गैस में इलेक्ट्रॉन होते हैं
पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। तो ये आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तीनों के द्वारा होता है। तो गैस में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन, धनात्मक ऋणात्मक आयन तीनों के द्वारा होता है, ठीक है। और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा होता है। विद्युत अपघट्य में धनात्मक ऋणात्मक आयन के द्वारा होता है। और धातुओं में या चालक में किसके द्वारा होता है? केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यदि परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं, तो ये तो शायद कल भी आया था कि यदि कोई परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? वो धन आयन हो जाएगा, ठीक है, या धन आवेशित हो जाएगा या धनायन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से उदासीन रहेगा क्या? नहीं। विद्युत ऋणात्मक होगा क्या? नहीं। क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक कब होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वो ऋण आयन हो जाता है, ठीक है, या ऋण आवेशित हो जाता है। विद्युत सुचालकों की प्रतिरोधकता प्रभावित होती है। तो किसके द्वारा प्रभावित होती है? ठीक है, तापक्रम के द्वारा, दबाव के द्वारा और उसके आंतरिक संगठन के द्वारा। तो सभी के द्वारा होती है, ठीक है। तो दबाव का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, तो इसलिए दबाव के बारे में हम पढ़ते उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि तापक्रम के कारण प्रभावित होती है, आंतरिक संगठन के कारण प्रभावित होती है। तो जब ये दोनों हैं तो फिर दाब को भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे, एक कंडक्टर से 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है, उतने समय में कंडक्टर के भीतर बहा कुल आवेश क्या होगा? ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो 18 एम्पियर की धारा, इसको सेकंड में रखना है, आधा मिनट यानी कितना सेकंड हो जाएगा? 30 सेकंड। तो 18 तिया 54, तो 540 कूलम यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो 540 कूलम यहां पे आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, 12 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, 7.5 ओम है ये, के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इस समय में स्थानांतरित विद्युत आवेश है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे 7.5 ओम का ये प्रतिरोध है और इस पे हम कितना विभवांतर लगा रहे हैं? 12 वोल्ट का। कितने समय के लिए लगा रहे हैं? तो 5 सेकंड के लिए लगा रहे हैं। तो आवेश आपको निकालने हैं। तो आवेश निकालने हैं तो आपको क्या चाहिए? तो हम धारा कैसे निकालते हैं? तो वोल्टेज बटा, तो वोल्टेज आपको दिया है, रेजिस्टेंस आपको दिया है, इसको यहां पे रख दोगे और हल कर लोगे। तो यहां पे देखेंगे 12/7.5 और समय कितना दिया है? 5 सेकंड, सेकंड में रख देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से कितने बार जाएगा? 15 पंचे 75, दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो 120/15, 15 अठे 120, तो 8 कूलम्ब का चार्ज यहां पे आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा बस इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया आपका। अभी तक क्वेश्चन जो देख रहे थे उसमें सीधा आवेश निकालना था तो दोनों को गुणा करके निकाल दे रहे थे। अब यहां पे क्या बोल दिया कि प्रतिरोध भी है और वोल्टेज भी है, सीधा धारा नहीं दिया, तो हमको पहले धारा निकालना पड़ेगा, फिर समय से उसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूजुअली मेड फ्रॉम, तो वोल्टेज पर आश्रित प्रतिरोधक आमतौर पर खालिस्तान से बना होता है। तो वोल्टेज पे आश्रित प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? वैरिस्टर बोलते हैं। तो वैरिस्टर किससे बना होता है?
जिंक ऑक्साइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज है तो जिंक ऑक्साइड, उच्च वोल्टेज है तो सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो चारकोल या नाइक्रोम या ग्रेफाइट से नहीं बना होता है, तो किससे बना होगा? सिलिकॉन कार्बाइड, और दूसरा जिंक ऑक्साइड भी होता है, उससे बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो वोल्टेज आश्रित प्रतिरोधक हैं, यानी कि जो वैरिस्टर हैं, इनका प्रयोग काय के लिए करते हैं? तो उच्च वोल्टेज से या वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे हमारे घर में टेलीविजन है ना, रेडियो इत्यादि हैं, तो उसमें जो पावर सप्लाई होती है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ऐसा हम क्या करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ये हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर लगाते हैं यहाँ पे ऐसा, और इससे हमारी डीसी मिलती है, और इस डीसी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जो रेडियो या टेलीविजन को सप्लाई देने के लिए करते हैं। तो इसको जो हम सप्लाई दे रहे हैं, इसको सप्लाई देते समय हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं। इसको हम दे रहे हैं 230 वोल्ट। अब अचानक से बहुत कम समय के लिए यहां पे एक बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गई, 660 वोल्ट, अचानक से बहुत कम समय के लिए आई, तो क्या होगा? तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डैमेज हो सकता है, जल सकता है। तो इससे सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? यहां पे हम लगाएंगे वायरिस्टर। तो इसको वायरिस्टर को बोलते हैं मूव, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर इसको बोलते हैं, एमओवी, मूव। ठीक है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज यहां पे आएगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। तो ये इसको शॉर्ट कर देगा, प्रतिरोध घट गया, शॉर्ट हो गया ये। तो जैसे ही शॉर्ट होगा तो यहां पे उच्च धारा प्रवाहित होगी, ये फ्यूज क्या होगा? बात समझ आ गई? तो इसके लिए यहां पे मूव का यूज करते हैं। तो ये किससे सुरक्षा प्रदान करता है? हाई वोल्टेज सर्ज से। उच्च वोल्टेज सर्ज जो होता है उसके लिए इसका, उससे सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग यहां पे किया जाता है। ठीक है, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधों के साथ प्रत्येक 20 वाट अपव्यय करता है। ठीक है, तो समांतर में ऐसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, कितने हैं ये? 3, और ये 20 वाट खर्च कर रहा है, ये 20 वाट खर्च कर रहा है, अपव्यय यानी खर्च करना, तो ये 20-20 वाट खर्च कर रहे हैं। तो कुल पावर क्या होती है समांतर में? पावर सीधे जुड़ जाती है। तो 20-20-20 कितना हो जाएगा? 60 वाट। तो समांतर में पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। समांतर में 3 चालकत्व दिया हुआ है। चालकत्व यानी क्या होता है? कंडक्टेंस, ऐसा दिया हुआ है आपको ये। तो ये G1, G2, G3, इसका मान है 2000 माइक्रो महू, इसका मान है 3000 माइक्रो महू, और इसका मान है यहाँ पे 4000 माइक्रो महू। तो मैंने बताया था कि प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम? 1/R1, 1/R2, 1/R3। और प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? तो चालकता सीधे जुड़ती है। चालकता क्या होती है? सीधे। तो यहाँ पे 2000, 3000, 4000 को सीधे जोड़ देंगे तो 2, 3, 4 कितना हो जाएगा? 9000। तो ये हो जाएगा 9000 माइक्रो महू हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो चालकता जो होती है वो समांतर क्रम में क्या होती है? सीधे जुड़ जाती है। ठीक, इफ आई आर एंड टी, यदि आई आर टी धारा, प्रतिरोध और समय को दर्शा रहे हैं, तो जूल का नियम क्या होता है? तो
तो जूल का नियम बताता है कि ऊष्मा, ऊष्मा यानी क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा यानी क्या है, I²RT। तो सुबह ही बताया मैंने, विद्युत शक्ति को समय से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगी, वो ऊर्जा बन जाएगी। या विद्युत शक्ति का सूत्र ये भी है, समय से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगी, या फिर विद्युत शक्ति का सूत्र ये भी है, समय से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगी। तो ये सभी ही क्या है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसमें से क्या आएगा, I²RT आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी तो सब ऐसे घुमाने के लिए दिया है कुछ कुछ, है ना। तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम आंसर को देखेंगे, क्योंकि आंसर देखने से क्या होता है, हम उसके हिसाब से सोचने लगते हैं। हम पहले अपना क्वेश्चन पढ़ें और जूल का नियम हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए, तो हमको पता है कि क्या बताता है वो, उसके हिसाब से फिर ऑप्शन को छाटेंगे। अब इसमें देखिए, नाइक्रोम वायर इज एन अलॉय ऑफ, जो नाइक्रोम वायर है वो क्या है, एक मिश्र धातु है। अलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। तो नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है, तो निकल और क्रोमियम। तो निकल और क्रोमियम की ये मिश्र धातु होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जब एक वोल्ट का वोल्टेज प्रयुक्त होता है तो परिपथ एक माइक्रो एम्पियर धारा को अपने माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो परिपथ का चालकत्व क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे जो प्रतिरोध होता है उसको क्या लिखते हो, ठीक। चालकत्व किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का उल्टा करना है तो इसको क्या कर दोगे आप, तो ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज बटा धारा होती है, और चालकत्व क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो इसको उल्टा करोगे, आई बस में। तो धारा को बोलो, क्या बोल रहा है ये, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। इतनी धारा जा रही है और वोल्टेज कितनी है, बोल रहा है 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको अब हम भाग देंगे, चालकत्व या चालकता की इकाई क्या होती है, मोह होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मोह हो जाएगा, या सीमेंस हो जाएगा, या फिर इसको बोलेंगे 1 माइक्रो मोह, इसको बोलेंगे। तो यदि ऑप्शन किसमें दिया है वो देखेंगे हम, तो यदि माइक्रो में दिया है तो माइक्रो मोह बोलेंगे। 10⁻⁶ है तो 6 नहीं होता है, क्या होता है, -6। माइक्रो का मतलब, ठीक, मिली नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमको देखना है ऑप्शन किस हिसाब से दिया है ना। निम्नलिखित में से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक हो सकता है। तो इसमें से किसका ताप गुणांक होता है ऋणात्मक, तो चांदी का क्या होता है, धनात्मक। धातु का क्या होता है, धनात्मक। मिश्र धातु का क्या होता है, धनात्मक। तो विद्युत अपघट्य का क्या होता है, किस किस का ऋणात्मक पढ़े हैं, याद है, विद्युत अपघट्य, कार्बन प्रतिरोध, थर्मिस्टर, कुचालक, और बोलो बोलो, निर्वात। नहीं नहीं, निर्वात का नहीं लिखे। तो क्या क्या बताया है मैंने आपको, अर्धचालक, अर्धचालक बताया है, 5 बताए, 5। अर्धचालक, कार्बन प्रतिरोध, विद्युत अपघट्य, कुचालक, और थर्मिस्टर। ठीक है, तो ये पांचों के क्या होते हैं, ऋणात्मक। इसके बाद देखिए, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है। ठीक है,
तार का प्रतिरोध ताप गुणांक इतना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे तार का प्रतिरोध इतना है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध कितना होगा वो आपको यहां पे निकालना है। तो आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है इसका, इसका जो 0 डिग्री पे प्रतिरोध है वो कितना है 8, इसको 8 को यहां रख दोगे। 1 प्लस अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी है 0.0008, कितने पे निकालना है 100 पे, 100 को यहां रख देंगे। अब इसको हल कर लोगे तो 1 प्लस 0 है ना, कितने लगाएगा 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो थे ना, तो 2 जीरो कैंसिल कर देगा तो 0.08 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो 8 और 1.08 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 8 64, तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो इतना इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कितना आएगा 8.64 आएगा। बात समझ में आ गई, तो समझ में आया ना। तो ये प्रारंभिक प्रतिरोध हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, आर नॉट का मतलब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध, 1 की जगह 1 आ जाएगा। अल्फा नॉट का मतलब क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। और टी का मतलब क्या है, जिस तापक्रम पे आपको प्रतिरोध निकालना है वो तापक्रम यहाँ पे रख दोगे। अब इसको हल करोगे तो ये कितने जीरो काटेगा 2 जीरो, तो 2 जीरो काटेगा तो ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.08, तो 8 एकम 8 और 8 8 कितना आएगा 64, ठीक है। तो ये आंसर इसका यहाँ पे आएगा, ठीक। कितना आ रहा है 0 पॉइंट, ठीक है ना। तो समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8.64 ओम आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय ओम को इसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो ये कल भी बताया था कि किसके संदर्भ में परिभाषित करते हैं, पारे के स्तंभ के संदर्भ में, है ना। तो याद रखना है, तो पारे के स्तंभ की लंबाई कितनी थी, तो 106.3 सेंटीमीटर, तो 106.3 सेंटीमीटर लंबा पारे का स्तंभ रहेगा, जिसका द्रव्यमान कितना होगा 14.4521 ग्राम। तो इतने ग्राम द्रव्यमान और इतनी लंबाई के पारे का स्तंभ लेते हैं और उससे धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। तो उस समय वो जितना प्रतिरोध दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय ओम बोलते हैं। इसमें देखिए, एक विद्युत फिलामेंट बल्ब खालिस्तान पर कार्य कर सकता है। तो विद्युत फिलामेंट बल्ब तो आप सब लोग देखे ही हो आपके घर में, है ना। इस प्रकार का जो बल्ब होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं ऐसा फिलामेंट को लगाते हैं, ये विद्युत फिलामेंट लैंप है। तो इस बल्ब में हम किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का। अब इसको आप कौन सी सप्लाई में चला सकते हो, तो एसी में भी चला सकते हो और डीसी में भी चला सकते हो। तो दोनों सप्लाई पर ये कार्य करेगा, क्योंकि ये धारा के कौन से प्रभाव पे कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव एसी में भी होता है, डीसी में भी होता है, दोनों में होता है। ये जो लैंप है इसको क्या बोलते हैं, ताप दीप्त बल्ब। इसमें कौन सी गैस का, इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं इसमें, इसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, निर्वात तो पहले यूज करते थे, है ना। निर्वात वाले जो बल्ब होते थे आजकल वो नहीं आते हैं, आजकल क्या आते थे गैस फिल्ड, है ना, गैस युक्त जो ताप दीप्त लैंप होते हैं, कौन सी गैस का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो ये तो बहुत बार आता है क्वेश्चन, आर्गन होती है ना 85% और जो नाइट्रोजन होती है वो 15%, इन दोनों गैसों का यूज करते हैं।
यदि कोई एक ही दिया है ऑप्शन में, किसी एक को ही चुनना है, तो किसको चुनोगे? आर्गन। तो ये आर्गन गैस हम क्यों प्रयोग में लाते हैं? क्योंकि ये फिलामेंट के वाष्पीकरण की दर को घटाती है, इससे बल्ब की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। ठीक। नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं? तो नाइट्रोजन यूज करने का कारण होता है कि लैंप के अंदर जो आर्क उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, उसके उत्पन्न होने की संभावना को घटाता है, तो इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो समझ में आया? तो क्या आंसर आएगा इसका? सभी, ऑल ऑफ दिस। एसी में भी यूज करोगे, डीसी में भी, बैटरी में, सब में यूज कर सकते हो। विद्युत दाब को क्या कहा जाता है? तो विद्युत दाब को क्या बोलते हैं? विद्युत दाब, विद्युत प्रेशर को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। जैसे वॉट मीटर पढ़ते हो, वॉट मीटर, तो ये वॉट मीटर में ऐसा दो कॉइल होती है ना, एक कॉइल को क्या बोलते हो? करंट कॉइल, धारा कुंडली। दूसरी कॉइल को क्या बोलते हैं? दाब कुंडली, प्रेशर कॉइल। ठीक है। तो ये जो दाब कुंडली है, प्रेशर कॉइल है, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज कॉइल बोलते हैं, पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं। तो वोल्टेज को ही दाब बोला जाता है, या विभवांतर बोलेगा, या वोल्टेज बोलेगा, तो उसी को क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? कि जैसे हम देखेंगे ना कि यहाँ पे किसी टंकी में ऐसा पानी भरेंगे तो इसका विभव क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। वैसे ही वैसे ही क्या होता है कि यदि हम आवेश को लेके कहीं से आते जाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर इकट्ठा करते जाएंगे किसी वस्तु के ऊपर, तो जितने ज्यादा आवेश होंगे उतना ज्यादा उसका विभव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा आवेश होते हैं उतना ज्यादा विभव हो जाता है। अब इसमें विभव ज्यादा है तो दाब ज्यादा लगाएगा। ठीक है। तो यदि यहाँ पे एक निम्न विभव है, निम्न विभव यानी क्या हो गया? पृथ्वी, इससे एक तार को जोड़ देंगे ऐसा बल्ब को, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो हम बोलेंगे कि जितना ज्यादा विभव होगा उतना ज्यादा ये दबाव डालेगा और उतनी ज्यादा धारा जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे किसी टंकी में इतना पानी है तो धारा धीरे से निकलेगी, यदि ज्यादा जल भर दिए तो धारा, तो जैसे टंकी में जो जल का स्तर है वो दाब आरोपित करता है, वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज भी क्या है? दाब आरोपित करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा धारा होगी। ठीक है ना, समझ में आया? तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। इसलिए वोल्टेज को क्या माना जाता है? दाब के समतुल्य माना जाता है। इसके बाद में इसको देखिए क्या बोल रहा है। 150 ओम प्रतिरोधक की अनुपस्थिति में इसका निर्माण हो सकता है। तो यदि 150 ओम प्रतिरोधक होगा की अनुपस्थिति में किसका निर्माण कर सकते हैं? absence of 150 ओम रजिस्टर इट कैन बिल्ड अप 100 ओम के 3 प्रतिरोधक। मतलब आपको क्या चाहिए? आप चाहते हो कि मुझे चाहिए कितना? 150 ओम चाहिए, लेकिन आपके पास 150 ओम का जो प्रतिरोध है वो अनुपस्थित है, यानी कि आपके पास में 150 ओम का प्रतिरोध नहीं है। तो वो कैसे प्राप्त करोगे? तो बोल रहा है कि 100 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे। समांतर में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा। तो ये तो आपको देगा नहीं 150। 100 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ोगे तो 100 कितना हो जाएगा? तो ये भी नहीं दे पाएगा। श्रेणी में 50 ओम के साथ समांतर में 200 ओम, तो श्रेणी में 50 ओम और समांतर में 200 ओम। तो ये 100, ये 100 और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 50 कितना हो जाएगा? तो ये भी नहीं दे पाएगा। तो बोल रहा है 50 ओम की श्रेणी में, दो 50 ओम की श्रेणी में और 200 ओम के समांतर में। तो 2 50 ओम के श्रेणी में और 2 100 ओम के,
तो ये सोम समांतर, ये 50 ओम 50 ओम श्रेणी। तो दो 50 ओम के श्रेणी में और 200 ओम के समांतर में, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 50, तो कितना देगा ये, तो ये आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे आपको, तो उसको ध्यान में रखिएगा। हो गया, तो ये हो गया फिनिश। तो समझ में आया इतना? ठीक, तो अब यहां पे देखिए वोल्ट डिनोट्स, तो जो वोल्ट है वो किसको दर्शाता है, किसको प्रदर्शित करता है, यानी वोल्ट की परिभाषा पूछ रहा है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, कार्य किया जाता है किसके लिए, आवेश को लाने के लिए। तो कार्य की इकाई जूल, आवेश की कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, तो किया गया कार्य बटा कूलम हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसको देखिए, तो ये बोल रहा है यहां पे 2 ओम, क्या है यहां पे 2 ओम और 1 ओम के समांतर संयोजन के माध्यम से, तो 2 ओम और 1 ओम के समांतर संयोजन के माध्यम से कुल 6 एम्पियर की धारा जा रही है। तो 2 ओम से कितनी धारा जाएगी, तो धारा विभाजक नियम सुबह ही बताया ना आपको थ्योरी क्लास में। तो धारा विभाजक नियम आई निकालना है, तो क्या लिखोगे, कुल धारा, दूसरी शाखा का प्रतिरोध, दोनों शाखाओं के प्रतिरोध के योगफल से भाग दोगे, तो 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रतिरोध एक निष्क्रिय अवयव है। ठीक है, तो निष्क्रिय अवयव यानी पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये कैसे हैं, निष्क्रिय हैं, जो कि हमको विद्युत शक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो प्रेरक भी क्या है, एक निष्क्रिय है, तो सही बोल रहा है ये भी। धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत ये कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो सक्रिय कौन होता है, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत होते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि धारा स्रोत एक निष्क्रिय है, तो ये क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। तो हमको क्या निकालना था, असत्य। धारा स्रोत एक सक्रिय है, ये सही बोल रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो गलत बोल रहा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या छांटना होता है, जो सत्य है उसको निकाल लो, जो असत्य है वो अपने आप अलग हो जाएगा। ठीक है, विद्युत को स्थानांतरित करने के लिए प्रवृत्त बल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, करंट, प्रतिरोध, ये तो बल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे विभवांतर को हम बल बोलते हैं क्या, ये दो विभव का अंतर है ना। बल देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, तो यही होगा। तो विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, वह बल जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है, उस बल को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। निम्न में से कौन सा द्विपक्षीय अवयव नहीं है। तो द्विपक्षीय यानी क्या होता है, बाइलैटरल। द्विपक्षीय बाइलैटरल मतलब किसको बोलते हैं, जो दोनों दिशाओं में एक समान अभिलक्षण, एक समान गुण दर्शाएगा। ठीक है, तो जिसके गुण और अभिलक्षण दोनों दिशाओं में एक समान होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जितने भी पैसिव एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं,
बाइलैटरल होते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है, धारा यहां से जाए या यहां से जाए, उसका जो प्रतिरोध है उतना ही रहेगा। जो प्रेरक है, धारा यहां से जाए या यहां से जाए, उसका जो प्रेरकत्व है उतना ही रहेगा। कैपेसिटर में भी धारा किधर से भी जाए, उसका धारिता उतनी ही रहेगी। तो जितने निष्क्रिय तत्व हैं ये कैसे होते हैं? बाइलैटरल होते हैं। ठीक है, या फिर हमको बोलेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्रोत, ये भी दोनों दिशाओं में कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे बाइलैटरल होगा। ठीक है, लेकिन यदि बोलेगा आपको कि डीसी बैटरी, इसमें धारा कैसी जाएगी? केवल एक दिशा में जाएगी, उल्टी हो सकती है क्या उसमें? तो वो कैसा होगा? यूनिलैटरल। ठीक है, या फिर कोई धारा स्रोत है ऐसा, तो धारा स्रोत से धारा केवल ऐसे ही जा सकती है, उल्टी आ सकती है क्या? तो वो भी क्या है? यूनिलैटरल। ठीक है, तो यहां पे यदि बोलेगा कोई बैटरी का स्रोत है या कोई धारा का स्रोत है, ठीक है, तो वो कैसा होता है? यूनिलैटरल होता है, यानी एक पक्षीय होता है। तो दो पक्षीय ये होते हैं, और कौन नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है। आई बात समझ में? धारा के कारण ताप का उत्पादन किस नियम से संबंधित है? तो धारा के कारण ताप का उत्पादन कौन नियम बताता है ना? ऊष्मा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर क्या होता है? जूल। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है, उसकी इकाई क्या है? तो कौन बताया? ये जूल का नियम। उसी के जूल वैज्ञानिक है ना, तो उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है? ऊर्जा की इकाई जूल रखी गई है। ठीक है, तो जूल का नियम हम पढ़े ना अभी, I² RT V² है ना, वही है सर। तो जूल का नियम आ जाए। इसके बाद में इसको लिखिए, इसको देखिए क्या बोल रहा है। धातुएं अति चालक की स्थिति में पहुंच जाती हैं, कल ही बताया था ये आपको। यदि सुपर, अति चालक का मतलब क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी कब आएगी? तो परम शून्य तापक्रम माइनस या 0 केल्विन, तो इस पे ही क्या आएगा वहां पे। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसी तापक्रम पे, क्योंकि तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है चालक का? बढ़ता है। तापक्रम घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो जैसे से तापक्रम घटाएंगे चालक का प्रतिरोध घटते जाएगा, और परम शून्य तापक्रम पे उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तापक्रम होता है, ये तापक्रम आसानी से मिलने वाला नहीं है। एक एक काल्पनिक तापक्रम है, अपने पृथ्वी पे तो अभी तक ये तापक्रम नहीं है। आई बात समझ में? रिसर्च से, अनुसंधान से, गणनाओं से, है ना, वो माना गया है। तो समझ में आ गया ये? नहीं, फ्रिज में नहीं होगा। फ्रिज को तो छोड़ दो, ग्लेशियर में भी नहीं होगा। ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह, वहां पे भी नहीं होगा। भौतिक जब अपन पढ़ते हैं ना, तो केल्विन का जो पैमाना बनाया गया है, तो केल्विन पैमाना में परम शून्य ताप माना गया है ना, तो उसको अनुमानित किया गया है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में देखिए, दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। तो दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं ऐसे, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? 6/5 ओम है। एक प्रतिरोध का तार टूट जाता है, ठीक है, एक प्रतिरोध का तार टूट जाता है, और प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। ठीक है, तो टूटे हुए तार का प्रतिरोध कितना ओम था? तो यहां पे देखेंगे कि अभी दोनों जुड़े हुए हैं, तो एक है R1 एक है R2।
तो इसका समतुल्य प्रतिरोध इतना आ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई एक तार यहां पे टूट जाता है, ये टूट गया, तो क्या बचा यहां पे, तो अब जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो गया, तो ये तुल्य प्रतिरोध किसका होगा, है ना, एक ही तो है, ये इसी का होगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इसका मान कितना है, 2 ओम है। ठीक। अब समांतर में हम प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो समांतर में क्या लिखते हो, 1/R, 1/R1, और क्या लिखते हो, 1/R। तो तुल्य प्रतिरोध दोनों के समांतर का ये तुल्य प्रतिरोध है, उसको यहां रख देंगे। तो जब हम लिखेंगे 6, 1 क्या लिखोगे, 6/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसको, 5/6। ठीक है, इसको लिख देंगे 1/R1, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको सरल करोगे, इसको हल करोगे, तो हल करने के लिए R1 निकालना है, तो इसको एक जगह रहने देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो उसको इधर पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा, 5/6 माइनस 1/2 बराबर 1/R1 आ जाएगा। तो यहां पे इसका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 6, तो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3, माइनस कितना होगा, 3, तो 2 क्या हो जाएगा, ये 6, तो भाग देंगे तो 1/3, तो R1 का मान कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। ठीक, तो R1 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से उसकी गणना करके निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो अब इसके बाद में देखिए इसको, एक परिपथ जिसमें 2 असमान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 2 असमान प्रतिरोधक है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, धारा दोनों में समान होगी। जब ये असमान है तो धारा समान हो सकती है क्या, बड़े प्रतिरोधक से अधिक धारा जाएगी, मान लो ये 10 है और ये है 5, तो जो प्रतिरोध कम होता है उससे धारा ज्यादा जाती है ना, तो ये भी गलत हो गया। दोनों पर विभव पतन समान होगा, विभव पतन यानी वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज का मान क्या होता है, समान। ठीक, तापमान में वृद्धि के साथ एक विद्युत रोधक का विद्युत रोधी गुण, ठीक है, तो तापमान में यदि वृद्धि करेंगे तो विद्युत रोधक का विद्युत रोधी गुण क्या होता है, अभी बताया था, विद्युत रोधक में क्या होता है, एनटीसी, एनटीसी यानी तापक्रम बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, तो तापक्रम वृद्धि करने पे प्रतिरोध क्या होता है, उसका घटता है। तो समझ में आया इतना। तो समझ में आया क्या आंसर आ जाएगा, तो तापमान में वृद्धि करने से उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, यहां पे घट जाएगा। तो प्रतिरोध तापमान वृद्धि से जो विद्युत रोधक का विद्युत रोधी गुण है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये विद्युत रोधी गुण का मतलब क्या है, इसको बोल सकते हो आप परावैद्युत सामर्थ्य, क्या होगी ये, तो विद्युत रोधी गुण को हम क्या बोल सकते हैं, क्या है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य किसको बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य किसको बोलते हैं, कि वह अधिकतम विभवांतर जिसको कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी बिना पंचर हुए सहन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो परावैद्युत सामर्थ्य है ये किस पर निर्भर करती है, तो तापक्रम पर निर्भर करती है, ठीक है, आर्द्रता पर निर्भर करती है, और कुचालक की मोटाई पर निर्भर करती है। इनमें से किसी का भी मान यदि बढ़ता है तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। तो वही बोल रहा है कि तापमान वृद्धि होगा तो विद्युत रोधी गुण यानी परावैद्युत सामर्थ्य
वो क्या होगी, उसकी कमजोर हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का मतलब नहीं है, पर अवैधुत सामर्थ्य का मतलब है। ठीक, तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी कल देखेंगे इसमें।